हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड हिंदी का मैराथन क्लास करने वाले हैं। आज के क्लास को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो हिंदी का सभी 15 का 15 क्वेश्चन सभी यहीं से देखने को मिलेगा। इस क्लास में हम पूरे आपका कॉन्सेप्ट के साथ एक एक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वायु का पर्यायवाची शब्द है। तो हमें क्या बताना है? वायु का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए में है समीर। समीर मीन्स क्या होता है? समीर मीन्स आपका वायु होता है। तो वायु का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, वायु वायु का पर्यायवाची शब्द आपका समीर हो गया। उसके बाद आपका क्या होता है? अनिल हो गया, मारुत हो गया, हवा हो गया। ये सभी वायु के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ऑप्शन बी में है अनल। अनल मीन्स क्या होता है? अनल मीन्स आपका होता है आग हो गया, इसको आप अग्नि भी लिख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन सी में है अंबर। तो अंबर मीन्स क्या होता है? अंबर मीन्स आपका आकाश होता है। क्या होता है? आकाश हो गया। उसके बाद आपका नभ हो गया। उसके बाद ऑप्शन डी में है बादल। बादल क्या होता है? बादल आपका हो गया जलद हो गया। उसके बाद क्या हो गया? मेघ हो गया। तो ये सभी आपके पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का तारा होना का अर्थ है। तो आँख का तारा होना अर्थात बहुत प्यारा होना। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। आँख का तारा होना अर्थात प्यारा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? ध्यान देंगे, स्पर्श व्यंजन इनकी संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या आपका 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है। ध्यान देंगे, स्पर्श व्यंजन ये 25 कौन कौन से होते हैं? तो आपका क वर्ग हो गया 5। क वर्ग कौन होते हैं? क ख ग घ अंग। क वर्ग हो गया। उसके बाद आपका क्या हो गया? च वर्ग हो गया, ये भी 5 होते हैं। उसके बाद आपका ट वर्ग हो गया, ये भी 5 होते हैं। उसके बाद आपका त वर्ग हो गया, ये भी 5 होते हैं। और उसके बाद आपका क्या हो गया? प वर्ग हो गया। तो ये भी आपके 5 होते हैं। ध्यान रखेंगे, यहाँ से जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको हम यहीं पे आपको समझा देते हैं। देखिएगा, आपसे ये भी पूछ सकता है, वर्ग के बारे में पूछता है कि इसमें से कौन से वर्ण आपके क वर्ग के हैं। तो क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ अंग आता है। उसके बाद च वर्ग के अंतर्गत आपका च छ ज झ ञ आता है। उसके बाद ट वर्ग के अंतर्गत आपका ट ठ ड ढ अ आता है। उसके बाद त वर्ग के अंतर्गत आपका त थ द ध न आता है। उसके बाद प वर्ग के अंतर्गत आपका प फ ब भ म आता है। तो ये सभी 25 मिलकर क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसे ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे, स्वर वर्ण अगर पूछा जाए आपसे स्वर वर्ण इनकी संख्या कितनी होती है, तो स्वर वर्ण की संख्या आपका 11 होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल आपका हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में आपका वर्णों की संख्या ये आपका 52 होता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन को चुने। देखिएगा, संयुक्त व्यंजन हमें बताना है। तो संयुक्त व्यंजन ये कौन कौन से होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन इनकी संख्या आपका 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन होते हैं? तो ये आपके होते हैं, छ हो गया। उसके बाद आपका त्र हो गया। उसके बाद आपका स्र हो गया और आपका ज्ञ हो गया। ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो हमें क्या बताना है? हमें संयुक्त व्यंजन ही चूज करना है। तो इसी में से ना कोई होगा। तो देखिए, ऑप्शन बी में छ दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। छ क्या है? छ आपका संयुक्त व्यंजन है। उसी तरह आपका होता है अंतस्थ व्यंजन। ध्यान देंगे, क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। ये कौन कौन से होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन ये आपके होते हैं य, र, ल, व। तो इनकी भी संख्या आपका 4 होता है। और आप ध्यान रखेंगे, इसके बाद आपका होता है उष्म व्यंजन। क्या होता है? उष्म व्यंजन। तो इनकी भी संख्या आपका कितना होता है? 4 होता है। कौन कौन से होते हैं? तो ये आपके हो गए तलाबे स हो गया। उसके बाद आपका मुदंत स हो गया। उसके बाद दंत स हो गया ह। तो ये आपके 4 उष्म व्यंजन हो गए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन? छ, त्र, स्र, ज्ञ। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या भी 4 है, य, र, ल, व। उसके बाद उस व्यंजन ये भी 4 होते हैं। कौन कौन? तलाबे स, मुदंत स, दंत स और ह। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। 3-4 क्वेश्चन ये तो काफी इंपॉर्टेंट है,
यहाँ हमने लगभग आपका 8 से 10 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को चुने। इसमें हमें क्या करना है, तत्सम शब्द को चूज करना है। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं, तो ध्यान रखेंगे तत्सम शब्द आपसे जब भी पूछेगा तो आप देखेंगे संस्कृत वाले शब्द को। किसको देखेंगे, संस्कृत के जो शब्द होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, तत्सम कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, ऑप्शन ए है पृथ्वी। पृथ्वी है तो ये आपका संस्कृत का शब्द है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। पृथ्वी आपका क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। पृथ्वी न रख के अगर यहाँ पे रहता धरती, तो धरती आपका क्या हो जाता है, तद्भव। तद्भव आपका क्या होता है, तद्भव शब्द होता है आपका हिंदी का शब्द। जैसे आग हो गया, अग्नि रहता तो तत्सम हो जाता, लेकिन आग है तो आग क्या हो जाएगा, तद्भव होगा। तद्भव क्या होता है, हिंदी का शब्द। ध्यान रखेंगे, तत्सम आपका संस्कृत से रिलेटेड शब्द होता है। तद्भव क्या होता है, तद्भव आपका होता है हिंदी के शब्द। उसी तरह है ऑप्शन सी में कुबड़ा है, तो कुबड़ा आपका तद्भव है। कुबड़ा क्या है, तद्भव है। अगर यहीं पे कुब्ज यहाँ पे रहता तो वो आपका संस्कृत हो जाता। उसके बाद ऑप्शन डी में है कपूर, तो कपूर क्या है, कपूर भी आपका तद्भव है। अगर इसका कपूर का तत्सम पूछा जाए क्या होगा, कर्पूर होता है। तत्सम क्या होगा, कर्पूर होगा। तो इस तरह आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द को चुने। देखिएगा, रूढ़ शब्द से ही आपका अर्थ क्लियर होता है कि रूढ़, रूढ़ी व्यक्ति। रूढ़ से क्या आप याद रखेंगे, रूढ़ी व्यक्ति जो कठोर हो, क्या हो, कठोर हो। तो टूटने पर देखिएगा, रूढ़ शब्द का क्या होता है कि इसको हम तोड़ेंगे अर्थात खंड करेंगे तो इसका अर्थ ही नहीं आएगा, इसका अर्थ आपका नहीं होगा। तो उसको क्या कहते हैं, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, किसके तोड़ने पर आपका अर्थ नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन ए में है घुड़सवार, तो घुड़सवार को अगर इसको खंडित करते हैं तो घोड़ा और सवारी, इसका तो अर्थ आता है। उसका ऑप्शन बी में है पंकज, तो पंकज क्या होता है, पंकज से तो हमारा अर्थ मिलता है कमल। उसके बाद ऑप्शन सी में है विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय अर्थात विद्या का घर हो गया। ऑप्शन डी है नाक, तो ना प्लस क, इसका तो अर्थ ही नहीं आ रहा है अलग अलग करने पर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नाक क्या है, नाक आपका रूढ़ शब्द है। ध्यान रखेंगे, और जिसका अर्थ आता है वह क्या होता है, वह आपका यौगिक शब्द होता है। ध्यान रखेंगे, देखिएगा इसको एक एक कर समझाते हैं। नाक तो हमारा आंसर हो गया, ये तो आपके रूट शब्द हो गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका होता है, एक होता है यौगिक शब्द और एक होते हैं योग रूट शब्द। तो ध्यान रखेंगे, आपके जो घुड़सवार हो गए तो घोड़ा और सवार, इस तरह का जो अर्थ आता है वह आपके शब्द क्या हो जाते हैं, यौगिक होते हैं। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में विद्यालय अर्थात विद्या का घर, तो ये भी आपके क्या हो गए, यौगिक शब्द हो गए। इसका भी आपका मीनिंग आता है। लेकिन पंकज कहते हैं तो क्या होगा, जिसका जन्म आपका पाक में होता है, कीचड़ में होता है, उसको पंकज कहते हैं। तो पंकज अर्थात कमल, तो जो अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को बताता है उसे क्या कहा जाता है, उसे हम योगरूट शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, योगरूट शब्द कहते हैं। तो आपको यहाँ से ये तीनों क्लियर हो गया। रूट शब्द पूछेगा तो रूट शब्द क्या होते हैं, जिसका आपका अर्थ ही ना होता हो, क्या है, खंडित करने पर सही अर्थ न हो उसको रूट शब्द कहेंगे। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, तो यौगिक शब्द इनको खंडित करने पर आपका अर्थ मिलता है। और योगरूट शब्द क्या होते हैं, ये खुद का अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बुढ़ापा शब्द में कौन सा संज्ञा है। देखिएगा, बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या बताता है, यह भावना बताता है, किसी व्यक्ति का क्वालिटी बताता है कि वह व्यक्ति बुढ़ापा है। ये तो द्रव्यमान तो हो ही नहीं सकता है, जाति भी नहीं बताता है बुढ़ापा, व्यक्ति का नाम भी नहीं है, क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा क्या हो गया, बुढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। जैसे और एग्जाम्पल देखिए तो जैसे सच्चाई हो गया, ईमानदारी हो गया, मिठास हो गया, ये सभी क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मेरे घर अवश्य पधारे, इस वाक्य में आप क्या है। आप मेरे घर अवश्य पधारे, इस वाक्य में आप क्या है, तो आप यहाँ पे आपका है अन्य पुरुष, क्या है, अन्य पुरुष है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, अन्य पुरुष किसे कहते हैं, तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको क्या कहा जाता है, अन्य पुरुष कहते हैं। उसके बाद देखिएगा, उत्तम पुरुष क्या होता है, तो उत्तम पुरुष आपका मैं वाला जो शब्द होगा, जो खुद बोलता है, उसको क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं उत्तम पुरुष हूँ। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, तो ध्यान देंगे, मध्यम पुरुष सुनने वाले को कहते हैं। जैसे
आप लोग सुन रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे आपका, आपको हम कहेंगे मध्यम पुरुष। जैसे तुम हो गया, तू हो गया, ये सभी मध्यम पुरुष होते हैं। और उसके बाद उत्तम पुरुष तभी हम बताए हैं आप, अर्थात जिसके बारे में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिसका विभाजन न किया जा सके, जिसका विभाजन न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो जिसका विभाजन न हो उसे क्या कहेंगे, अविभाज्य कहेंगे। क्या कहेंगे, अविभाज्य कहेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कहा न गया हो, तो जो कहा न गया हो उससे क्या कहते हैं? तो जो नहीं कहा जाता है उससे क्या कहेंगे, अकथित कहेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुरे मार्ग पर चलने वाला, तो जो व्यक्ति आपका बुरे मार्ग पर चलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपका कहा जाता है कुमार्गी। क्या कहा जाता है, कुमार्गी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो कलेजे पर सांप लौटना अर्थात आपका ईर्ष्या करना, क्या होता है, ईर्ष्या करना होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोगवाह की संख्या कितनी है? तो ध्यान देंगे, आयोगवाह इनकी संख्या आपका 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन होता है, एक आपका अनुस्वार होता है और एक आपका विसर्ग होता है। तो ये दो आपके आयोगवाह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाबे स का उच्चारण स्थान है। तो तालाबे स इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो तालाबे स का उच्चारण स्थान आपका तालु होता है। क्या होता है, तालु होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, तालु द्वारा हम किन किन वर्णों का उच्चारण करते हैं? तो तालु, इसके द्वारा हम च वर्ग का किसका उच्चारण करते हैं? च वर्ग का। च वर्ग के अंतर्गत हम बताए हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं, च छ ज झ ञ। उसके बाद हम उच्चारण करते हैं छोटी ई का। उसके बाद हम उच्चारण करते हैं बड़ी ई का। उसके बाद उच्चारण करते हैं तालु से य का और तलावे स का। इन सभी का उच्चारण आपका तालु द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उ का उच्चारण स्थान है। उ का उच्चारण स्थान क्या है? तो उ का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ है। क्या है, ओष्ठ है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अब ध्यान देंगे, ओष्ठ द्वारा हम किन किन वर्णों का उच्चारण करते हैं? तो ओष्ठ इसके द्वारा हम उच्चारण करते हैं प वर्ग का। किसका उच्चारण करते हैं, प वर्ग का उच्चारण करते हैं। उसके बाद छोटी ऊ का उच्चारण करते हैं। उसके बाद आपका बड़ी ऊ का उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? तो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? वर्णों का जो आपका सार्थक मेल होता है उससे आपका शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया। जैसे आपका पुस्तक हो गया, कपूर हो गया, विद्यालय हो गया, ये सभी क्या होते हैं, वर्णों के सार्थक अर्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के आपके 4 भेद होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कौन कौन होते हैं? तो ये आपके होते हैं तत्सम होते हैं। अभी हमने पीछे इस पे क्वेश्चन किया है, तत्सम हो गए। उसके बाद तद्भव हो गए। उसके बाद आपके होते हैं देशज हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, विदेशज हो गया। तो ध्यान रखेंगे, तत्सम के बारे में हमने बताया है कि संस्कृत वाले शब्द होते हैं। जैसे हमने बताया है कर्पूर हो गया, उसके बाद अग्नि हो गया। उसके बाद तद्भव क्या होते हैं? तो तद्भव आपका हो गया हिंदी का शब्द। जैसे कर्पूर को ही करे तो कपूर हो जाएगा, अग्नि का करे तो आग हो जाएगा। उसके बाद देशज हमने बताया है कि देशज क्या होता है। तो देशज जो लोकल हम लोग शब्दों का यूज करते हैं, जैसे आपका लोटा हो गया, डिबिया हो गया, क्या हो गया, डिबिया हो गया, ये सभी आपके देशज शब्द होते हैं। और विदेशज शब्द क्या होते हैं? विदेशों से लिए गए शब्द को विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे आपका डॉक्टर हो गया, क्या हो गया, डॉक्टर हो गया। उसके बाद बात करें तो बुक हो गया। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आपके विदेशज शब्द हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से देशज शब्द को चुने। तो देशज क्या होगा इसमें से? तो डिबिया, डिबिया तो लोकल हम यूज करते हैं, तो डिबिया आपका देशज है। पगड़ी भी आपका देशज शब्द है। फुनगी भी आपका देशज है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ये सभी क्या है, देशज शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भावाचक संज्ञा को चुने। क्या करना है, भावाचक संज्ञा को बताना है। तो भावाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो ये भावाचक संज्ञा आपका किसी व्यक्ति वस्तु के भाव को बताते हैं। तो ध्यान देंगे, सभा तो आपका क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। नदी आपका क्या हो गया, नदी आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया। चांदी आपका क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। लंबाई क्या होगा, लंबाई आपका भाववाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन भाषा है।
तो भारत की प्राचीन भाषा, यह आपका संस्कृत है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावाचक संज्ञा बनाएं। लड़का का हमें क्या करना है, भावाचक संज्ञा बनाना है। तो लड़का से भावाचक संज्ञा क्या बनेगा, लड़कपन बनेगा। क्या बनेगा, लड़का से लड़कपन बनेगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कैसा सर्वनाम है। कुछ आपका कैसा सर्वनाम है, तो कुछ तो यहाँ पे निश्चित है ही नहीं, तो कुछ क्या है, कुछ आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। कौन कौन से होते हैं, तो ये आपके होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद आपका हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, उसके बाद हो गया निजवाचक सर्वनाम, और आपका हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये सभी 6 के 6 आपके सर्वनाम के भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन जा रहा है। कौन जा रहा है, इस वाक्य में कौन कौन सा सर्वनाम है। तो कौन जा रहा है, तो कौन तो निश्चित नहीं है कि कौन जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है। इसमें से कौन सा आपका विशेषण है, क्या करना है हमें, विशेषण को चूज करना है। तो देखिएगा, ऑप्शन ए है कमजोर। कमजोर आपका विशेषता बताता है कि कोई व्यक्ति है वह क्या है, कमजोर है। तो कमजोर क्या होगा, कमजोर आपका विशेषण होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी में है हिमालय। हिमालय तो आपका संज्ञा हो जाएगा। क्या होगा, संज्ञा होगा। ऑप्शन सी में है वेलुक। वेलुक तो आपका सर्वनाम हो गया। उसके बाद ऑप्शन डी में है पढ़ना। पढ़ना क्या है, पढ़ना आपका क्रिया हो गया। काम करने को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम बहुत तेज विद्यार्थी है। इस वाक्य में प्रविशेषण है। देखिएगा, प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण कहते हैं। तो क्या है, राम बहुत तेज विद्यार्थी है। तो राम विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी का विशेषता बताया कि तेज है, लेकिन तेज का भी विशेषता बताया जा रहा है बहुत द्वारा। तो प्रविशेषण क्या होगा, जो विशेषण की विशेषता बताता हो। अर्थात बहुत यहाँ पे क्या करता है, तेज की भी विशेषता बताता है कि राम तो तेज है लेकिन बहुत तेज है। तो बहुत क्या हो जाएगा, यह आपका प्रविशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखवाना में कौन सा मूल धातु है। देखिएगा, लिखवाना, तो लिखवाना का मूल धातु क्या होगा, लिखवाना का मूल धातु आपका लीक होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। मूल धातु क्या होता है, मूल धातु से बनकर क्या होता है, कोई भी आपका शब्द तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी आम खाता है। हरी आम खाता है, इस वाक्य में कर्म है। तो कर्म क्या होता है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। जैसे रहता है हरी खाता है, तो हरी खाता है तो इसमें कर्म नहीं होता, क्रिया के पहले जो होता है वही आपका कर्म होता है। तो हरी खाता है, क्या खाता है, आम खाता है, तो कर्म क्या होगा, आम होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में जो क्रियाएं सहायक होती है उसे क्या कहते हैं। तो मुख्य क्रिया, इसके अर्थ को स्पष्ट करने में जो क्रिया सहायक होती है उससे क्या कहेंगे, सहायक क्रिया कहेंगे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो स्थान, जो आपका स्थान बताता है उसको क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, आज तो स्थान नहीं बताता है, क्या तो प्रश्न पूछता है, बहुत भी स्थान नहीं बताता है, कहाँ, यह स्थान बता रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो रीति, जो रीति रिवाज को बताता है, तो इसमें कौन बताएगा, तो पीछे नहीं बताएगा, अब नहीं बताएगा, क्या भी नहीं बताएगा, ऐसे ऐसे क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जैसे आपका हो गया ऐसे, हो गया वैसे, हो गया कैसे, हो गया धीरे, हो गया सचमुच, हो गया, ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसमें हमें क्या करना है, स्त्रीलिंग शब्द को चूज करना है। तो ध्यान देंगे, ऑप्शन ए में है अक्षर। अक्षर क्या है, अक्षर आपका पुल्लिंग शब्द है। क्या है, पुल्लिंग है। ऑप्शन बी में है इनाम। इनाम भी आपका पुल्लिंग है। उसके बाद ऑप्शन सी में है खजाना। खजाना भी आपका पुल्लिंग है। ऑप्शन डी है अदालत। अदालत आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब इसमें हमें पुल्लिंग बताना है। तो देखिएगा, ऑप्शन ए में क्या दिया है, ऑप्शन ए में है जलपान। जलपान क्या है, जलपान आपका पुल्लिंग शब्द है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। जलपान क्या है, पुल्लिंग है। खटिया स्त्रीलिंग है, गांठ भी स्त्रीलिंग है, कलम भी आपका स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिएगा, उपसर्ग कहते किसे हैं, तो उपसर्ग यह किसी शब्द के पहले लगता है। कहाँ लगता है, यह आपका किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को चेंज कर देता है। यह किसी शब्द के आपका पहले लगता है और उसके अर्थ को चेंज कर देता है। तो देखिए, री तो यहाँ पे बाद में है तो ये भी नहीं होगा, धी तो बीच में का है, ये भी नहीं होगा, कारी लास्ट में का नहीं है, अधि क्या है, उपसर्ग क्या होता है, पहले लगता है, तो अधि क्या होगा, अधि उपसर्ग इसमें होगा, अधिकारी में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप में कौन सा उपसर्ग है। फिर इसमें उपसर्ग बताना है, तो उपसर्ग पहले वाला होता है तो प्र उपसर्ग होगा प्रताप में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाविक में कौन सा प्रत्यय है। अब इसमें हमें प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय क्या होता है, यह किसी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ को क्या करता है, चेंज कर देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए, नाविक, नाविक बोलिएगा, जैसे उच्चारण आप मेरे साथ कीजिए, नाविक, नाविक, तो नाविक में कौन सा प्रत्यय आ रहा है, तो ईक प्रत्यय आ रहा है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता में कौन सा प्रत्यय है, बुद्धिमता, बुद्धिमता, तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, ता प्रत्यय है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश से कौन सा विशेषण बनेगा। अंश से हमें क्या करना है, विशेषण बनाना है। तो देखिएगा, अंश, इससे आपका विशेषण बनेगा आंशिक। क्या बनेगा, आंशिक बनेगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तम पुरुष को चुने। तो उत्तम पुरुष को हमें चूज करना है। तो देखिएगा, उत्तम पुरुष मैं होता है, तो मैं से ही आपका हम लोग बनता है। तो हम लोग क्या हो गया, हम लोग आपका हो गया उत्तम पुरुष। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण गुण बताता है। तो यह से तो आपका गुण मालूम नहीं चलता है, सुंदर, सुंदर आपका क्या बताता है, गुण बताता है, क्वालिटी बताता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। सुंदर क्या है, गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होगा, वहां पे संख्या दिया रहेगा, तो दयालु में कोई संख्या नहीं है, थोड़ा में भी संख्या नहीं है, जो में भी संख्या नहीं है। चौथा, यह क्या होगा, आपका संख्यावाचक विशेषण होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद है। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के आपके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन, तो एक आपका होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा क्या होता है, अकर्मक क्रिया। एक हो गया आपका सकर्मक क्रिया और दूसरा क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। तो ये आपके होते हैं रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया हो गया, जैसे पीछे हमने देखा था, राम आम खाता है, राम खाता तो है लेकिन आम खाता है। और अकर्मक क्रिया सीधे क्या हो जाएगा, राम खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मालिक नौकर से काम करवाता है। मालिक नौकर से काम करवाता है, इस वाक्य में करवाना कौन सा क्रिया है। देखिएगा, यहाँ पे खुद करता नहीं है, नौकर से करवाता है, तो करवाना क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होगा। क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, तो कोई व्यक्ति खुद काम न करके किसी दूसरे से काम को करवाता है, उसे क्या कहा जाता है, उससे आपका प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुरेश किताब पढ़ता है, यहाँ पढ़ना कौन सी क्रिया है। तो देखिएगा, केवल सुरेश पढ़ता है रहता, तो ये आपका अकर्मक क्रिया हो जाता है। लेकिन सुरेश पढ़ता है, क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे कर्म दिया है, तो यह क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, इसमें परिमाणवाचक, परिमाण कौन बताता है, मात्रा। परिमाण मीन्स क्या होता है, मात्रा। मैं थक गया हूँ, कितना थक गया हूँ, बहुत, तो मात्रा तो यहाँ पे बहुत बता रहा है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुने। इसमें हमें क्या करना है, स्त्रीलिंग शब्द को बताना है। तो ऑप्शन ए में है गरीबी। गरीबी क्या है, गरीबी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चावल आपका क्या है, पुल्लिंग है।
अमरूद भी आपका पुल्लिंग है, सोना भी क्या है, सोना भी आपका पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है पत्थर पर कमल जमाना। पत्थर पर कमल जमाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो कमल पर आपका पत्थर जमाना, इसका अर्थ आपका होगा असंभव बात होना। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। असंभव काम को संभव करना ही क्या कहलाता है? पत्थर पर आपका कमल जमाना या पत्थर पर दूब जमाना, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ होगा। तो बहती गंगा में हाथ धोना अर्थात क्या होगा? अवसर का लाभ उठाना। क्या होगा? अवसर का लाभ उठाना। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुख दुख में कौन सा समास है? अब देखिए सुख दुख, तो यहाँ पे सुख का भी प्रधानता है, दुख का भी प्रधानता है। तो सुख दुख ये दोनों क्या होते हैं? दोनों यहाँ पे पद प्रधान है। यह हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया। देखिएगा द्वंद्व समास क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में आपके दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जैसे क्या हो गया? जैसे आपका हो गया भाई बहन, इसमें क्या है? दोनों पद प्रधान है। जैसे आपका हो गया पिता पुत्र हो गया, इसमें दोनों पद प्रधान है। जैसे आपका हो गया राधा कृष्ण हो गया, तो ये सभी क्या है? ये सभी शब्द आपके द्वंद्व समास होते हैं जिसमें दोनों पद प्रधान हो। भाई बहन, माता पिता, उसके बाद हो गया पिता पुत्र, राधा कृष्ण, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी आपके द्वंद्व समास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीणा पाणी में कौन सा समास है? तो देखिएगा बीणा पाणी हम जब कहते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बीणा पाणी कहने से हमारे दिमाग में आता है सरस्वती। क्या है? जो बीणा को ग्रहण करती है अर्थात सरस्वती। तो जो शब्द खुद का अर्थ न बताकर किसी विशेष अर्थ को बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे जो शब्द खुद का अर्थ न बताकर विशेष अर्थ को, जैसे बीणा पानी हमने कहा तो सरस्वती। वहीं हम अगर आपसे पूछेंगे पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर कहने से आपको क्या मिलता है? जो पीले वस्त्र को धारण करते हैं अर्थात भगवान विष्णु। तो पीताम्बर क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। उसके बाद उसी तरह आपसे पूछे वंशीधर, जो वंशी को धारण करते हैं अर्थात कृष्ण, तो ये भी विशेष अर्थ बताता है। तो वंशीधर क्या हो गया आपका? बहुव्रीहि समास हो गया। बहुव्रीहि समास आपका बहुत पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। जो खुद का अर्थ न बताकर विशेष, जैसे नीलकंठ हो गया, तो नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, तो नीलकंठ भी क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास होगा। तो इस तरह आशा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होगा? तो ध्यान रखेंगे जब भी आपका प्रथम पद मिल जाए, प्रथम शब्द या पद आपका संख्यावाची मिल जाए, तो वह आपका कौन सा समास होता है? यह आपका द्विगु समास होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जैसे आपका हो गया पंचवटी, तो पंचवटी देखिए यहाँ पे पंच पांच मिल गया, तो संख्या मिल गया, वह द्विगु समास। उसके बाद आपके क्या हो गया? त्रिरत्न हो गया, त्रिरत्न हो गया, तो त्रि माने तीन हो गया। उसके बाद आपका हो गया चौराहा, चार राह, चौराहा हो गया। ये सभी शब्द क्या होते हैं? द्विगु समास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहंकार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो देखिएगा अहंकार, इसका संधि विच्छेद होता है अहम प्लस कार। क्या होता है? अहम प्लस कार होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? तो सज्जन, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता है? सत्य जोड़ जन। क्या होता है? सत्य जोड़ जन होता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथैव में कौन सा संधि है? ध्यान देंगे तथैव, तथैव का हम संधि विच्छेद करें तो यह आपका क्या होगा? तथा प्लस एव। क्या होगा? तथा प्लस एव। तो तथा, तथा है तो आ रहा है आ प्लस से, तो ध्यान देंगे आ भी स्वर है, ये भी स्वर है, तो दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उससे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे स्वर संधि किसे कहेंगे? तो दोनों स्वर होगा उसको क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। जैसे यहाँ पे दोनों स्वर आया है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो व्यंजन संधि हो गया आपका दोनों व्यंजन होगा। क्या होगा? दोनों व्यंजन होगा या एक आपका व्यंजन होगा, या एक व्यंजन जरूर होगा, उसी को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। उसके बाद विसर्ग संधि है। ये क्वेश्चन आपके पिछले बार बिहार पीएड में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे संधि से। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो जहां भी आपको विसर्ग दिख जाए वह क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निर्धन में कौन सा संधि है? तो ध्यान देंगे, निर्धन तो संधि विच्छेद इसका करेंगे निर्धन का, तो क्या होगा? निर्धन का संधि विच्छेद निह जोड़ धन होगा। क्या होगा? निह जोड़ धन होगा। अभी हमने पीछे आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे विसर्ग है, तो विसर्ग है तो क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कारक के मूलतः कितने भेद हैं? तो कारक इसके आपका 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे कौन कौन होते हैं, तो याद रखेंगे कर्ता के साथ आपका ने लगता है, कर्ता ने, उसके बाद आपका होता है कर्म को, उसके बाद आपका होता है करण से, उसके बाद क्या होता है? संप्रदान होता है। तो संप्रदान का होता है आपका का के लिए, क्या होता है? का के लिए होता है। उसके बाद इसी तरह आपका होता है अपादान से, संबंध का के की, उसके बाद अधिकरण में पर, और अंतिम होता है संबोधन, हे अजी अहो अरे। तो इस तरह ये आपके हो गए कारक के विभक्ति चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, टेबल पर पुस्तक पड़ी हुई है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? तो ऊपर अभी हमने देखा कारक विभक्ति चिन्हों को, तो पर कौन सा आपका कारक की विभक्ति है? तो पर आपका हो जाएगा अधिकरण। क्या होगा? अधिकरण होगा। अधिकरण के साथ हमने ऊपर आपको ही बताया कि अधिकरण के साथ में पर जो होगा वह अधिकरण कारक होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुमक्कड़। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय के बारे में हमने आपको बताया है, कहाँ आता है प्रत्यय? आपका शब्द के बाद में आकर उसके अर्थ को बदल देता है। देखिए घुमक्कड़ क्या है? घुमक्कड़ तो कौन सा प्रत्यय होगा? अक्कड़ प्रत्यय होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्व में कौन सा प्रत्यय है? देखिएगा प्रत्यय इसमें भी बताना है, तो प्रत्यय आपका शब्द के बाद में आता है। तो महत्व, महत्व में कौन सा प्रत्यय होगा? महत्व तो प्रत्यय होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है? अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग क्या होता है? यह शब्द के पहले लगता है। तो अतिरिक्त, तो अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अति आपका उपसर्ग होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छतरी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? छतरी का हमें स्त्रीलिंग बताना है, तो छतरी, छतरी का आपका स्त्रीलिंग क्या होता? छत्राणी होगा। क्या होगा? छत्राणी होगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्यय के कितने भेद हैं? अव्यय इसके कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के आपका 4 भेद होते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कौन कौन होते हैं? तो क्रिया विशेषण अव्यय हो गया, उसके बाद संबंध बोधक अव्यय हो गया, उसके बाद आपका समुच्चय बोधक अव्यय हो गया, और अंतिम क्या होता है? विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द क्रिया के काल से संबंध विशेषता को बताते हैं वह क्रिया विशेषण है। तो जो शब्द क्रिया के काल से संबंध विशेषता को बताते हैं उसे कौन सा विशेषण कहते हैं? तो ये आपके कहलाते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या कहलाते हैं? कालवाचक। तो कालवाचक क्या है? ऑप्शन ए में दिया है कालवाचक। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्रिया के साथ कर्म न रहे, तो जिसके साथ कर्म न रहता है उसे क्या कहते हैं? तो पीछे हमने चर्चा किया है, तो कर्म नहीं रहेगा तो क्या होगा? अकर्मक होगा। क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिस क्रिया के 2 कर्म रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो 2 कर्म रहेंगे उसे क्या कहेंगे? तो 2 कर्म को आपका क्या कहा जाता है? द्विकर्मक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जिस क्रिया के 2 कर्म रहते हैं उसे द्विकर्मक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल हो गया, जैसे हो गया सोहन मोहन को, सोहन मोहन को मिठाई खिलाता है। क्या हो गया? मिठाई खिलाता है। तो देखिएगा यहाँ पे हमको द्विकर्मक देखना है। तो सोहन मोहन को मिठाई खिलाता है, तो खिलाना के पहले तो ये अगर कर्म हो गया, एक और कर्म क्या है? मोहन है। तो सोहन मोहन को मिठाई खिलाता है। तो जहाँ 2 कर्म रहते हैं उसको क्या कहते हैं? द्विकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवि इसका स्त्रीलिंग आपका होता है कवयित्री। क्या होता है? कवयित्री होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भगवान इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो भगवान का स्त्रीलिंग आपका भगवती होगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्भिमान में मूल शब्द क्या है? तो निर्भिमान, निर्भिमान में मूल शब्द क्या होगा? तो अभिमान। क्या होगा? अभिमान होगा। अभिमान से आपका बना है निर्भिमान।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है। फिर यहाँ पे हमें कारक का विभक्ति चिन्ह बताना है, तो ध्यान देंगे का आपका आता है संबंध के लिए, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तो वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का संबंध कारक की विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संकल्प इसका संधि विच्छेद आपका होता है सम जोड़ कल्प। क्या होता है, समजोड़ कल्प होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। तो ध्यान देंगे यथाशक्ति हो गया, प्रतिदिन हो गया, प्रत्येक हो गया, प्रति माह हो गया, ये सभी आपके अव्ययी भाव समास होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तो जिसमें व्यय न हो उसको क्या कहते हैं, अव्ययी भाव। और इस समास का आपका पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो याद रखेंगे इस तरह के जो शब्द हो गए यथाशक्ति हो गया, प्रतिदिन हो गया, प्रत्येक हो गया, उसके बाद आपका प्रतिमा हो गया, ये सभी आपके अव्ययी भाव समास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलकंठ में कौन सा समास है। देखिएगा नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। तो जो शब्द आपका खुद का अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को बताता है उसे क्या कहते हैं, हमने आपको बताया है बहुब्रीहि समास कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन काटना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो दिन काटना इसका सही अर्थ क्या होता है, तो दिन काटना अर्थात व्यर्थ समय बिताना। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रोदय में कौन सा संधि है। तो चंद्रोदय, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, चंद्र जोड़ उदय। क्या होगा, चंद्र जोड़ उदय। तो चंद्र, चंद्र में अ आ रहा है और यहाँ पे आपका क्या है, उ है। तो दो आपके स्वर हो गए, तो दो स्वर वर्णों के मेल से कौन सा संधि बनता है, स्वर संधि। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जल में कौन सा संधि है। तो निर्जल इसका संधि विच्छेद क्या होता है, निह जोड़ जल। तो आप तो खुद इसका आंसर दे सकते हैं। विसर्ग आ गया तो कौन सा संधि होगा, विसर्ग संधि होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा ने रोटी खाई है, इसमें ने किस कारक की विभक्ति है। तो ने किसके लिए आता है, ये आपका कर्ता के लिए आता है, कर्ता ने। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय शब्द के बाद में आता है। तो बुद्धिमान इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, बुद्धिमान में आपका मान प्रत्यय होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग ये आपका किसी शब्द के पहले लगता है। तो उपहार, उपहार तो कौन सा उपसर्ग होगा, उपसर्ग होगा। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, उदाहरण है, किसका उदाहरण है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती है। तो यह उदाहरण किसका है, यह आपका हेतु हेतु मध्य भूतकाल का आपका उदाहरण है। ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही आंसर है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यह उदाहरण आपका हेतु हेतु मध्य भूतकाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़के नदी में तैर रहे हैं, यह उदाहरण है। तो यह आपका उदाहरण है अपूर्व वर्तमान काल का, किसका है, अपूर्ण वर्तमान काल का। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ की दृष्टि से निम्न में भिन्न है, तो इसमें हमें अलग वाला चूज करना है। तो पथ मीन्स क्या होता है, रास्ता होता है। डगड़ मीन्स भी आपका रास्ता होता है। राह मीन्स भी रास्ता होता है। धारा मीन्स क्या होता है, धरती। यह आपका क्या है, इससे अलग है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय यह शब्द के बाद वाला होता है। तो दर्शनीय, तो दर्शनीय में आपका निय आपका क्या है, प्रत्यय है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो पुनर्जन्म इसका संधि विच्छेद आपका होता है पुनः जोड़ जन्म होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। पुनर्जन्म इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, पुनः जोड़ जन्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्ति का विलोम शब्द है। तो कीर्ति का विलोम क्या होता है, तो कीर्ति इसका विलोम आपका अपकीर्ति होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो त का उच्चारण स्थान क्या होता है, त का उच्चारण स्थान दंत होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। दंत द्वारा किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, तो दंत द्वारा आपका उच्चारण हम करते हैं त वर्ग का, उसके बाद ल का करते हैं और दंत स का करते हैं। इनका उच्चारण दंत द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है री का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो री का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा।
मूर्धा द्वारा हम किन किन वर्णों का उच्चारण करते हैं? तो मूर्धा द्वारा आपका ट वर्ग का उच्चारण होता है, र का उच्चारण होता है, उसके बाद मुदंत स का उच्चारण होता है और उसके बाद किसका उच्चारण होता है? आपका री का उच्चारण होता है। इन सभी का उच्चारण मूर्धा द्वारा होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आ का उच्चारण स्थान है। तो आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कंठ द्वारा हम किन किन वर्णों का उच्चारण करते हैं? तो अ का उच्चारण करते हैं, आ का उच्चारण करते हैं, क वर्ग का उच्चारण करते हैं और ह का उच्चारण करते हैं। इन सभी का उच्चारण हम कंठ द्वारा करते हैं। तो इस तरह हमने हिंदी के सभी क्वेश्चंस का हमने इस वीडियो में आपका डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।